सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौरभ मुखर्जी ने जो एक बुक रिकमेंड करी थी, द आउटसाइडर्स बाय विलियम थॉर्नडिके। तो ये बुक जो है वो जनरली वॉरेन बफेट की भी एक फेवरेट रह चुकी है। ठीक है। और ये बुक जो है बेसिकली मतलब जो सीईओ है 8 कंपनीज के जो बुक के अंदर दिया हुआ है। तो उन लोगों ने कैसे अपने शेयर होल्डर के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट किया है, उन लोगों ने क्या क्या ऐसी चीजें करी है अपने कंपनीज के लिए। ठीक है, कि ताकि वो जो शेयर होल्डर का जो वैल्यू जो क्रिएट होता है वो ज्यादा हो सके। मतलब यहाँ पे ऑथर जो है उन्होंने जैक पेज कल के एक जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ रह चुके हैं, लेजेंडरी सीईओ। उन्होंने भी 2-3 बुक्स लिखी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने अपने शेयर होल्डर के लिए भी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया है। ठीक है, तो उसको एक एज अ बेंचमार्क लेके, ठीक है, कि जहाँ पे जैक वेल्च जो थे उन्होंने बहुत सारा काम किया है जनरल इलेक्ट्रिक को लेके। तो उनके कंपैरिजन में मतलब उनको एक एज अ बेंचमार्क कंसिडर करके, और साथ में S&P 500 को भी लिया है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों बेंचमार्क को लेके जहाँ पे ये 8 कंपनीज के जो सीईओस है, कि जो कंपनीज के सीईओस ने जो मतलब यहाँ पे ऑथर ने जो किया हुआ है एनालिसिस। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया उसके ऊपर ये पूरी किताब है। ठीक है, तो आइए हम फटाफट से अराउंड 10-15 मिनट्स में हम इसको रैपअप करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे एज अगर क्रक्स अगर मुझे आपको देना है, तो यहाँ पे बुक के जो ऑथर है उन्होंने ये लिटरली बोला हुआ है बुक के अंदर कि जो सीईओ का जो मेन जॉब होना चाहिए, जब भी हम किसी भी लिस्टेड कंपनी के सीईओ की बात में, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, ठीक है, फॉर दैट मैटर, कि जब भी हम ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी हम सीईओ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका जो मेन जॉब जो है वो है कैपिटल अलोकेशन। मतलब सबसे अगर बड़ा अगर कोई अगर उनका एक प्रायोरिटी अगर होना चाहिए, जो भी वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनका एक ही काम होना चाहिए, वो है कैपिटल अलोकेशन का। मतलब वो अपने पास जो भी कैपिटल है, ठीक है, उसको वो कितना इफेक्टिवली कितना एफिशिएंटली वो बिजनेस में लगा सकते हैं, कि जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और अल्टीमेटली अपने शेयर होल्डर के लिए भी वो वैल्यू क्रिएट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए ये बुक के जो ऑथर है उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट किया है, कि जहाँ पे जो इन्वेस्टर नहीं, सीईओ जो होता है वो एक इन्वेस्टर ही होता है। मतलब सीईओ हो या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, वो सब सब भी एक इन्वेस्टर ही है। जैसे हम एक इन्वेस्टर, अगर आप स्टॉक मार्केट या ऐसे कभी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप इन्वेस्टर हो, तो वैसे जो बिजनेस चला रहा है, ठीक है, सीईओ हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, वो लोग भी एक इन्वेस्टर्स ही है। ठीक है, तो उनका सबसे बड़ा काम, सबसे प्रायोरिटी वाला काम अगर कोई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो कैपिटल कहाँ पे अलोकेट करे ताकि उनको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, और अल्टीमेटली वो जो रिटर्न है वो शेयर होल्डर को वो पास कर सके। ठीक है, तो ये ही बुक का क्रक्स है। बट अगर हमें थोड़ा जानना है कि वो सीईओ कैसा होना चाहिए, कंपनी के जो अलोकेटर्स है वो कैसे होने चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप बने रह सकते हो यहाँ पे वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला यहाँ पे, जब भी ऑथर ने ये जो 8 कंपनीज का जो इन्होंने एनालिसिस किया, ठीक है, 8 कंपनीज के जितने भी सीईओ कंपनीज को उन्होंने एनालिसिस किया, तब उनको वहां पे पता चला कि जितने भी सीईओ जो टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल के जो है, ठीक है, कि जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो वहां पे उन्होंने एक चीज हमेशा नोटिस करी कि उनका जो इनका जो प्रायर एक्सपीरियंस था, ठीक है, सीईओ को रोल को अज्यूम करने से पहले, वो बहुत ही कम था। मतलब रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस था ही नहीं कभी उनका। मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे सीईओस है कि फॉर एग्जांपल एक सीईओ तो ऐसा है कि जो एस्ट्रोनॉट था, ठीक है, और उसको जरा भी उनको एक्सपीरियंस था ही नहीं किसी कंपनी को या एंटरप्राइज को मैनेज करने का, बट फिर भी उन्होंने जब ये अज्यूम किया सीईओ का रोल, और उसके बाद जब उन्होंने वेल्थ क्रिएट किया, बहुत सारे डिसीजन लिए, ठीक है, तो अल्टीमेटली उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा खासा वैल्यू क्रिएट किया वहां पे। ठीक है, तो हमें जनरली ऐसा लगता है कि भाई जब भी कोई सीईओ अगर अज्यूम करता है किसी भी रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेज करने का या तो बिजनेस का। मतलब यहाँ पे ये पैटर्न एक दिखने को मिला है कि जितने भी 8 सीईओ की बात कही हो यहाँ पे, इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट का भी एक चैप्टर है पूरा। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहां पे जो जितने भी सीईओ के एक्सपीरियंस था, प्रायर एक्सपीरियंस, वो बहुत ही कम था रिलेटिवली, रेलेवेंट टू द रोल दैट दे आर अबाउट टू एज्यूम, मतलब सीईओ का। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ऊपर से ये चीज यहाँ पे दी हुई है, मेंशन किया गया हुआ है, कि जब भी प्रायर एक्सपीरियंस कम होता है, ठीक है, तो वो एक अजम्पशन, जितने भी इंडस्ट्री के जो अजम्पशन होते हैं पहले से, ठीक है, उसको वो ग्राउंड अप से सोचते हैं, मतलब फ्रॉम स्क्रैच वो सोचते हैं।
इसकी वजह से जो भी पहले से अगर कोई लेट से कि कोई मिथ है तो उसको वो बस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब उनको अगर लगता है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ये दूसरी तरह से होना चाहिए, तो वहां पे अल्टीमेटली वो एक नया पर्सपेक्टिव लाते हैं। जबकि इंडस्ट्री के सीईओ जो है, सॉरी इंडस्ट्री अगर लेट से कि अगर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज वाले अगर कोई है, ठीक है, तो उनका एक कि एक माइंडसेट बन जाता है कि इस इंडस्ट्री में ऐसा ही होना चाहिए। वैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कल कल परसों ही एक चीज पढ़ रहा था कि जहां पर विनोद खोसला जो एक अच्छे खासे वीसी वीसी है इंडिया में, सॉरी अमेरिका में, तो वहां पे उन्होंने ये स्टेटमेंट एक दिया था कि हम देख सकते हैं कि अभी का जो टाइम चल रहा है वहां पे कैसा है कि यहाँ पे लेट से कि कार का लेट से अभी जो सबसे बड़ी अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली सेगमेंट में अगर कोई है तो वो टेस्ला है। तो टेस्ला के सीईओ है इलॉन मस्क, बट उसको उससे पहले ये कार या ऑटोमोबाइल सेगमेंट में कोई भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं था। ये हमें सोचना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सीईओज आजकल हमें मिल रहे हैं कि जहाँ पे उनको कोई भी इंडस्ट्रियल एलिमेंट एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो सडनली ऐसी इंडस्ट्री में, नई इंडस्ट्री में जाते हैं और वहां पे वो जो है वो पूरा का पूरा डिसरप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें सोचना है। मतलब यहाँ पे अगेन वही है कि अगर प्रायर एक्सपीरियंस अगर सीईओ का नहीं है फिर भी वो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, नया पर्सपेक्टिव ला सकते हैं बिजनेस के अंदर। तो ये था पहला पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे जैसे ही सीईओ जो है वो जैसे ही किसी कंपनी का रोल अज्यूम करते हैं, कंपनी में सीईओ का रोल जैसे ही वो अज्यूम करते हैं, वो सबसे पहला काम अगर वो कोई करते हैं तो वो अननेसेसरी जितनी भी कॉस्ट है सारी की सारी वो हटाते हैं। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहां पे ले ऑफ भी हो सकते हैं। वहां पे कंपनी के जितने भी अननेसेसरी ऑपरेशन या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन अगर किसी कंपनी ने पहले किया हुआ है तो उसको भी वो लोग हटाते हैं। मतलब जितना भी अनरिलेटेड है, ठीक है, कि जहां से वो सीईओ को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर मुझे अगर 20% 25% जितना भी उनका एक्सपेक्टेशन है अगर मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वो लोग वहां से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही वो एग्जिट करते हैं वो एसेट को सेल करके वो जो कैश उनके पास आता है, ठीक है, उनको वो फिर इफेक्टिवली यूज करते हैं फ्यूचर में। वो हम देखते हैं कि वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा काम हुआ है। दूसरा इनका एक कैरेक्टरिस्टिक भी हम बोल सकते हैं सीईओ का कि जिन्होंने अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया है, तो आउटसाइडर जिसको ऑथर बोलते हैं। फिर तीसरा है कि जब भी वो अज्यूम करते हैं तो वो हमेशा यहाँ पे ऑल अक्रॉस 8 सीईओ जिनका भी हमारे यहाँ पे बुक के अंदर डिस्कशन है, तो उन्होंने एक ही चीज मेंटेन किया हुआ है कि वो जो हायरिंग करते हैं वो बहुत ही अच्छी होते हैं, बहुत ही डेलिकेटली वो हायर करते हैं, मैनेज बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। और डेलीगेट वर्क क्रेजीली, मतलब वो लोग अपना एक बार लेट से कि अगर किसी सीईओ ने किसी लेट्स से कि सॉरी सीओओ या तो सीटीओ को अगर हायर किया है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे वो लोग उनको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वहां पे वो लोग मतलब वो वहां पे माइक्रो मैनेज जरा भी नहीं करते थे। मतलब उनको वो हम जैसे बोल सकते हैं उनको उनके ऊपर एक ट्रस्ट बैठता था, ठीक है। तो ये चीज भी है। और फिर होता ही था कि अल्टीमेटली जब वो डेलीगेट करते हैं, मैनेज बहुत ही कम करते हैं, तो उनके पास बहुत सारा टाइम बचता है, बहुत सारी मेंटल कैपेसिटी बचती है कि जहां पे वो लोग अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल अलोकेशन, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है बाईबैक्स का। मतलब यहाँ पे मतलब अगर हम वॉरेन बफेट को छोड़ दें तो बाकी के जो 7 सीईओ थे, ठीक है, तो उन सब ने यहाँ पे बाईबैक्स किए हैं, अपनी जितनी भी कंपनीज हैं बाईबैक्स किए हैं, बट जुडिशियस बाईबैक्स किए हैं। मतलब जुडिशियस का मतलब ये है कि जब भी स्टॉक का प्राइस जो था वो बहुत ही मतलब कि लेट्स से कि अगर सीईओ तो उसको तो पता ही है कि भाई मेरी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकती है, ठीक है। बट मार्केट जो है वो कभी कभार इनएफिशिएंट होता है और ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो इनएफिशिएंट होता है। तो उस टाइम पे ये जो आउटसाइडर सीईओ है, ठीक है, उन लोगों ने बायबैक्स किए। बायबैक्स ऐसे टाइम पे किए हैं कि जब जब शेयर के जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसकी वजह से मतलब अगर लेट से कि अगर उनके पास लेट से कि बहुत सारा कैश बचा है, जैसे हमने देखा कि पॉइंट नंबर 2 में कि वहां पे उन लोगों ने अनरिलेटेड अगर कोई डाइवर्सिफिकेशन हुआ है तो वहां से एसेट को बेच के जो भी कैश उनको मिला है, ठीक है, तो उनको या तो उन्होंने कहीं और किसी कंपनी में या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है। बट अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उनको उस टाइम पे नहीं दिख रही है तो उन लोगों ने खुद के ही कंपनीज के जो शेयर्स है वो बाय किए हैं, जिसको हम बायबैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो बायबैक्स की वजह से हमें भी पता है कि जैसे ही माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो ओवरऑल इक्विटी होती है, ठीक है, इन कंपनी के अंदर वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जबकि जब बायबैक्स होते हैं कंपनीज की तरफ से, ठीक है। तो अगेन ये बायबैक वाला जो पॉइंट है वो हमेशा हमेशा याद रखना है। फिर फिफ्थ पॉइंट है
फाइनेंशियल लेवरेज मतलब जनरली हमको मतलब मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता था कि जो डेट कंपनी जब भी कोई डेट लेती है, ठीक है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। बट जब ये ये बुक पढ़ने के बाद जब उन्हें मैंने देखा, मैंने समझा कि ये 8 सीईओ जो है वो कैसे जब लो इंटरेस्ट इन्वायरमेंट रहता है तो कैसे वो लेवरेज को यूज करते हैं। वो लेवरेज मतलब डेट को लेके, मतलब जब लो इंटरेस्ट सिनारियो है तब, और तब वो लोग एक कि एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जहां पे उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वही कि अगर मुझे लेट्स से कि 8% पे अगर लोन मिल रहा है, तो मैंने वो लोन लेके उसको मैंने ऐसे एसेट में कहीं पे लगाया हुआ है कि जहां से मुझे सब्सटेंशियल कैश फ्लो मिल रहा है कि जो मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पे ऑलमोस्ट 20% या 15-20% का मुझे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने फाइनेंशियल लेवरेज को भी लिया हुआ है। मतलब एक केस में तो यहाँ पे वो भी दिया हुआ है कि उन्होंने फाइनेंशियल लेवरेज लेके अपने जो शेयर होल्डर्स थे उनको स्पेशल डिविडेंड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी ये जो आउटसाइडर सीईओ थे उन्होंने ये सारी चीजें की हुई है। तो हमें फाइनेंशियल लेवरेज मतलब डेट का हमें इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव मेड आर परफेक्टली सुटेबल फॉर मतलब रिटर्न जो है वो जनरेट करने के लिए जब तक वो सुटेबल है तब तक हमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। फिर है वो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। मतलब जनरली जो भी जितने भी सीईओ इस बुक के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, तो वो लोग ऐसे लेट्स से कि हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट का एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्ट किया था आफ्टर 2008, जब बैंकिंग और फाइनेंशियल वाला जो क्राइसिस हुआ था पूरे वर्ल्ड में, फाइनेंशियल मेल्टडाउन जो हुआ था। तो उस टाइम पे जितने भी ये बैंकिंग वाले जो इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, उसका स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत ही गिर चुका था उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे वॉरेन बफेट ने गोल्डमैन सैक्स में अच्छे से अच्छा मतलब जो उनको डील मिल सकती थी स्टॉक्स में, प्रेफर्ड इक्विटी वाली, वो ली हुई थी बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। तो मतलब बाकी के 7 सीईओ में भी सिमिलर सीन है कि जहां पे लेट्स से कि अगर कोई एसेट जो है उसको कोई कंपनी है जिसको अपने एसेट जो है वो बेचना है, बट वो मतलब जल्दी से जल्दी बेचना चाहता है क्योंकि उसको कहीं पे और मार्जिन कॉल आ गया है, या तो उसको कहीं पे उसको कुछ लेट्स से कि अपना डेट जो है वो रीपेमेंट करना है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस का वो लोग ये जो सीईओ है आउटसाइडर्स का, जो आउटसाइडर वाले जितने भी सीईओ है, उन्होंने अब ये वाली जो सिचुएशन हुई है वहां पे अच्छे से अच्छी डील में एसेट जो है वो परचेस किए हैं, या तो या तो सेल की है। मतलब लेट्स से कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर को लेके कहीं पे लेट्स से कि यूफोरिया चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे ऐसे ही ये वाले जो सीईओ है उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं उनको उनको सेल कर दिया। उनको लग रहा है कि भाई इनकी वैल्यू अभी जो मार्केट में ये जो यूफोरिया चल रहा है, ठीक है, या ऑप्टिमिज्म चल रहा है, तो उसको हम यहाँ पे सेल कर देते हैं ताकि हमें कैश मिल जाए। तो ये सारी चीजें भी ये जितने भी आउटसाइडर्स सीईओ हैं उन्होंने एग्जिबिट करी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि वो नेगोशिएटर बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब जैसे अभी हमने बोला कि वो अपॉर्चुनिटी तो होते ही है, बट जब भी वो कोई किसी लेट से कि वो कोई भी एसेट को सेल या बाय करते हैं, तो वहां पे उनका जो नेगोशिएटिंग पावर है वो बहुत ही सही है। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। मतलब अल्टीमेटली वो लोग जो है ना वो अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब एनी वे पॉसिबल, ठीक है। तो उसके लिए वो ऐसी डील्स ही नेगोशिएट करते हैं कि जहां पे अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके और अल्टीमेटली वो जो रिटर्न है वो शेयर होल्डर को पास ऑन कर सके। फिर आठवां है कि वो अपना जो प्रोफाइल है वो बहुत ही लो रखते हैं। मतलब वो जैसे इस बुक के अंदर दिया हुआ है कि वो वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट के साथ बहुत ही कम बात करते हैं। सेम चीज है वॉरेन बफेट के साथ कि जहाँ पे वो लोग बहुत ही कम इंटरेक्ट करते हैं एनालिस्ट के साथ, ठीक है। मतलब ये अभी तक मैंने जहाँ पे देखा है तो सिर्फ और सिर्फ अराउंड 2-3 ऐसी चैनल्स है यूएस में कि जहाँ पे वॉरेन बफेट ने अपने इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं। बाकी आप कहीं पे भी और जाके देख लो तो आपको वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब वॉरेन बफेट बहुत ही कम जो है वो मीडिया या वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट है उनके साथ डिस्कशन करते हैं। सेम चीज बाकी के जो 7 अदर सीईओ हैं उनके बारे में भी सेम चीज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो वो अपना काम करते रहते हैं, वो लाइमलाइट में इतना आने का उनका फोकस नहीं रहता। फिर नेक्स्ट 9वां पॉइंट है कि जहाँ पे हमने देखा है कि सौरभ मुखर्जी जो है वो भी इस पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब वो कैश फ्लो पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई जो ओरिजिनल जो लिटरली में जो कैश आना चाहिए, एक्चुअली में जो बैंक में कैश आना चाहिए, तो ना ही सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला बात नहीं कर रहे कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि रिसीवेबल भी काउंट हो चुके हैं उसमें, ठीक है। बट उनका एक ही फोकस है कि कैश फ्लो होना चाहिए। अगर वो कहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ना, तो वहां पे भी वो ये जो सीईओ है आउटसाइडर्स वो यही सोचेंगे कि मुझे कैश फ्लो वहां से कितना मिलता है, ना कि मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। मतलब जो जो पीएनएल स्टेटमेंट जो निकलता है उसके बेस पे नहीं, मतलब मुझे कैश फ्लो एक्चुअल में कैश फ्लो मुझे कितना मिल रहा है, ठीक है। तो यही अगेन उसका कैश फ्लो पे भी फोकस है और ईपीएस पे भी है।
मतलब यहाँ पे वो अर्निंग्स जो है, ठीक है, अर्निंग्स को भी बढ़ा रहे हैं और शेयर का जो नंबर ऑफ शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग है मार्केट में उसको भी कम कर रहे हैं बाईबैक्स की तरह से। ठीक है, तो ये दोनों चीजों पे वो फोकस करके अपने जो शेयर होल्डर्स के उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो ये हमें हमेशा नोटिस करना है। फिर 10वीं चीज है कि वो लोग एक्टिवली बाय सेल एसेट कर रहे हैं। मतलब अगर उनको लगता है ना कि अगर मार्केट में अगर मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि जो भले ही मेरे बिजनेस के साथ अभी रिलेवेंट नहीं है बट फ्यूचर में हो सकती है, या तो उसको मैं सेल करके वापस से एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो वो एसेट जो है या तो वो बाय भी कर लेंगे या तो वो सेल भी कर लेंगे। सेल मतलब जब भी वो एसेट का, जब मार्केट में यूफोरिया होगा या तो किसी को बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी, वो अच्छे से अच्छा दाम देने को अगर तैयार है, ठीक है, तो वो उसको सेल भी कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपने पास रखेंगे। ठीक है, और अगर कोई अच्छी सी अच्छी चीज जो है वो बहुत ही घटिया दाम में मिल रही है, मतलब ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑफ द मार्केट, ठीक है, तो वहां से वो परचेज भी कर लेंगे और बाद में उसको अच्छा खासा रिटर्न के बाद वो सेल भी कर देंगे। तो वो एक्टिवली बाय एंड सेल अपने जो एसेट्स वगैरह रहते हैं उसको करते हैं। तो ये एक अगेन कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें नोटिस करना है। फिर 11th वाला है वो एक्सट्रीम पेशेंट है। मतलब यहाँ पे अगेन मैं वॉरेन बफेट का ही एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगेन अगर आपके पास, मतलब अगर वॉरेन बफेट के पास अगर बहुत सारा अगर कैश भी पड़ा है ना, तो भी अगर आपको, जब तक उनको लगता नहीं है कि मेरे पास अभी ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब ठीक है, तब तक वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब अभी भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2023 में, तो अराउंड उनके पास 130 बिलियन कैश में पड़े हुए हैं, आप सोच सकते हो। ठीक है, तो इतने, मतलब जब कैश आपके पास पड़ा है, ठीक है, तो अगर अगर हम लेट से कि हम कोई जनरल एक इंसान की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर उसके पास अगर 5 लाख 10 लाख अगर बैंक में पड़ा है ना, तो वो शांति से बैठ नहीं पाएगा। उसको लगेगा कि मैं कार खरीद लेता हूँ, मैं ये खरीद लेता हूँ, मैं वो नया आईफोन आया वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो जबकि ये जितने भी सीईओस हैं इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट, कि वो लोग अगर उनके पास जितना भी कैश होगा ना, तो वो अगर या तो वो बाईबैक्स कर लेंगे या तो डिविडेंड, जनरली ये लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बट इनकेस अगर डिविडेंड देना है तो वो डिविडेंड दे देंगे। ठीक है, या तो वो अपनी बैलेंस शीट पे वो कैश को रखेंगे। बट जब तक उनको अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी मार्केट में बाय या सेल करने की किसी भी एसेट को, तब तक वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही डिफिकल्ट क्वालिटी है किसी इंसान में होनी। ठीक है, तो अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ये बंदा जो है वो ऐसा है, तो आई थिंक आपको उसके साथ बने रहना चाहिए उस स्टॉक के अंदर। ठीक है, फिर है 12th नंबर पे है ऑप्टिमाइज टैक्सेस। मतलब वो ये जितने भी सीईओ है ना, 8 के 8, वो हर जगह पे यही बात करते हैं कि भाई मुझे टैक्स जो है वो कम से कम पे करना है। जब भी मैं अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करता हूँ किसी भी फॉर्म में, तो मुझे यहाँ पे जो टैक्सेस है वो बहुत ही कम रखने हैं। मतलब वो बहुत सारी चीजों, मतलब लेट से कि अगर कहीं पे अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो लॉस को भी वो उन्होंने एडजस्ट किया है ताकि वो जो टैक्सेस है वो कम पे करना पड़े, कंपनी के पास ज्यादा कैश रहे और अल्टीमेटली शेयर होल्डर के लिए वैल्यू ज्यादा हो। मतलब यहाँ पे अगेन वो लोग ये जितने भी हैं उसमें से एक या दो सीईओ को छोड़ के बाकी के जितने सीईओ है उन्होंने हमेशा यही किया है कि कभी भी डिविडेंड नहीं दिया है। डिविडेंड अगर दिया भी है तो बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट उन्होंने दिया है, क्योंकि उनको हमेशा यही लगता है कि डिविडेंड जो है वो मोस्ट एफिशिएंट टैक्स मेथड, सॉरी मोस्ट एफिशिएंट मतलब मेथड नहीं है अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के लिए। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे डबल टैक्सेशन लगता है जब भी कोई कंपनी जो है वो टैक्स, सॉरी, कोई भी कंपनी जो है वो जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो ठीक है, तो इसकी वजह से वो डिविडेंड नहीं देते हैं। बट वो अल्टीमेटली जो स्टॉक का जो प्राइस है उसको इधर इन द फॉर्म ऑफ बाईबैक्स ऐसे ही कुछ करके वो लोग जो स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ाते हैं। अपने जो इक्विटी, सॉरी, अपना जो एक शेयर होल्डर का जितना भी परसेंटेज ऑफ इक्विटी है वो ओवरऑल बढ़ता है। ठीक है, तो अगेन यही यहाँ पे यही देखना है कि वो जो अपना जो सीईओ है, ठीक है, द आउटसाइडर्स जो है वो कैसे अपने टैक्सेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसा अगर कोई कंपनी में अगर सीईओ मिलता है तो आपको अगेन उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। फिर अगेन एक मिथ रहता है मार्केट में भी कि भाई अगर मैंने किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया है तो उसका उसका जो कंटिन्यूअस एक्सपेंशन होना चाहिए, उसको नई नई जियोग्राफीज में जाना चाहिए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। बट यहाँ पे अगेन ये डायमेट्रिकली अपोजिट है कि जहाँ पे ये तो आउटसाइडर्स के जो सीईओ की हम बात कर रहे हैं, तो वो लोग मतलब अपने अगर लेट्स से कि अगर कंपनी के एसेट्स को अगर अच्छी खासी अगर वैल्यू, बहुत ही अच्छी खासी अगर वैल्यू अगर मार्केट में मिल रही है, तो वो लोग हेजिटेट नहीं करते उसको सेल करने में, और अपनी जो कंपनी की जो ओवरऑल साइज है उसको भी वो लोग श्रिंक करने से घबराते नहीं है। ठीक है, बट अगेन उनका फोकस जो है, लेट्स से कि अगर वो किसी एक बिजनेस में है तो वहां पे उनका रेलेंटलेस फोकस है। तो अगर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन जो पहले से हो चुका है, अगर उनको वहां से उसको
रिमूव भी करना पड़े तो वो घबराते नहीं है, ठीक है। तो यही अगेन थोड़ा डायमेट्रिकली अपोजिट है, जिस जहाँ पे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि भाई मुझे तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जो कंटिन्यूअसली एक्सपांड कर रहा है, कंटिन्यूअसली नए जियोग्राफी में जा रहा है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो अगेन ये जो आउटसाइडर्स होते हैं वो अपने शेयर होल्डर के लिए ही अच्छा सोचते हैं कि जहाँ पे अगर उनको अपनी जो कंपनी की साइज है अगर उसको कम भी करना पड़े, रिड्यूस भी करना पड़े, तो भी वो घबराएंगे नहीं। फिर नेक्स्ट है कि वो, अब जैसे मैंने प्रेजेंटेशन के बिगिनिंग में ही बोल दिया कि वो लोग हमेशा एक इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं, मतलब वो जितना भी काम है वो सब डेलीगेट कर देंगे। उनके पास एक ही चीज है कि जहां पे वो लोग काम करते हैं, वो है कैपिटल अलोकेशन के डिसीजंस का। अगेन अगर हम वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल पे आते हैं, तो यहाँ पे अगेन उन्होंने वही बोला है कि लेट्स से कि वॉरेन बफेट जो है वो अपने अंडर में बहुत सारी कंपनीज है, तो वहां पे उन्होंने अपने जितने भी सीईओस हैं, जो जितनी भी कंपनीज में उन्होंने अच्छे सा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहां पे उनकी जो सीईओस है, सब्सिडरीज के जो सीईओस है, उनको स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि आपको जितना भी कैश आप जनरेट करते हो, एक्सेस कैश, ठीक है, तो वो आपको सीधा ही सीधा बर्कशायर हाथवे को भेजना है, ठीक है। अभी बाकी के सारे डिसीजन जो है वो आपको ही लेने हैं, वहां पे कोई भी तरह का वॉरेन बफेट इंटरफियर नहीं करते हैं, मतलब यहाँ तक अगर 100% भी अगर वो बर्कशायर हाथवे के अंडर वाली कंपनी है, सब्सिडरी है, ठीक है, तब भी वॉरेन बफेट जो है वो एक बार भी अपने सीईओ को सामने से कॉल नहीं करते हैं कि भाई क्या हुआ, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी नहीं है। एक बार उस बंदे को वहां पे लगा दिया, वो अपना काम करता रहता है। और दूसरा कि जितना भी एक्सेस गैस जो है वो जब वहां से जनरेट होता है, वो बर्कशायर हाथवे को वो एवरी ईयर उनको बेचना रहता है। तो अगेन वॉरेन बफेट के पास एक ही काम है कि वो जो एक्सेस कैश आया है, ठीक है, तो उसको वो कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनको जो, अगर लेट से कि अगर मैंने $1 अगर मुझे लेट से कि $100 अगर मैंने कहीं किसी कंपनी में लगाया हुआ है, किसी स्टॉक में या किसी कोई भी सिक्योरिटी में, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्लास में, तो मुझे क्या वहां से 20%, 25%, मतलब ज्यादा से ज्यादा मुझे रिटर्न कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो यही उनका मेन मोटो रहता है, बाकी वो कोई डिसीजन नहीं लेते। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि मैं जहां पे भी इन्वेस्ट करूं, ठीक है, मेरे कंपनी के पैसों से मैं जहां पे भी इन्वेस्ट करूं, मुझे वहां से सबसे ज्यादा मुझे रिटर्न कहाँ से मिल सकता है, और अल्टीमेटली वो जो रिटर्न है मैं अपने शेयर होल्डर को कैसे पास ऑन करूं, ठीक है। तो बस वही है अमोंग ऑल दीज 8 CEOs कि वो लोग अपना जो एक माइंडसेट है वो इन्वेस्टर वाला माइंडसेट है, कि जहां पे वो लोग अपने इन्वेस्टर्स जो है, शेयर होल्डर से, उनको अच्छा से अच्छा रिटर्न जो है वो देना चाहते हैं, ठीक है। बट ये सारी चीजों को जब भी हम डिस्कस करते हैं ना, तो हमें यही समझना है कि जब जब लेट्स से कि सौरभ मुखर्जी जो है वो फ्री कैश फ्लो के ऊपर इतना एम्फेसाइज क्यों करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका जो ये फ्री कैश फ्लो वाला जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, वो पॉसिबिलिटी इस बुक से ही आया है, ठीक है। मतलब अगर हम देखते हैं फ्री कैश फ्लो मतलब क्या, कि कंपनी ने अपना जो कोर बिजनेस है वहां से, और प्लस अपना जो इन्वेस्टिंग में से जहां से भी जहां पे भी इन्वेस्ट किया वहां से पैसे देने के बाद जो भी उनके पास बचता है, ठीक है, जो भी उनके पास फाइनली एक्सेस कैश बचता है, तो उनको वो कैसे यूज करते हैं। तो अगर एक्सेस कैश अगर उस कंपनी के पास होगा तो वो बायबैक्स कर पाएगा, नए एसेट परचेस कर पाएगा, इनकेस अगर उनको जरूरत लगा तो अपने बिजनेस को एक्सपांड अगर करना है तो उसके बारे में, ठीक है। तो अगर उनके पास अगर फ्री कैश फ्लो होगा तभी जाके ये सारी चीजें पॉसिबल है। कंपनी जो है और वो डाउन टर्म में भी सर्वाइव कर सकती है। लेट्स से कि अगर रिसेशन वाली भी अगर सिचुएशन आ गई, तो अगर कंपनी के पास बहुत सारा कैश अगर उसकी बैलेंस शीट में, उसके अकाउंट में पड़ा है, तभी जाके वो ये सारी चीजें वो कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। तो इसी वजह से आई थिंक सौरभ मुखर्जी जो है वो फ्री कैश फ्लो वाला जो मैट्रिक है उसके ऊपर बहुत बहुत सारा इम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो जो अच्छा था, कंटेंट अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सबको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।